नमस्कार। 5 की बात में आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरमाया हुआ है। ये मुद्दा उन तमाम राज्यों में भी गरमाया है जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा ये मुद्दा अब कोर्ट में भी पहुंचा है। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके खिलाफ ये याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और इसके बाद ये फैसला दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को मंजूरी रहेगी, यानी कि उसे परीक्षण से नहीं रोका जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गुजरात और उत्तराखंड ने कमेटी बनाई है जो लगातार राय विचार और चर्चा कर रही है लोगों से कि इसको कैसे इस मसले पर आगे बढ़ा जाए और उसके बाद सरकार को इस कमेटी ने अपनी सिफारिश सौंपनी है। गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में है। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार को कार्यकारी शक्तियां हैं। राज्य सरकार ने कमेटी बनाई तो इसमें गलत क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। कमेटी बनाना ही चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता। आप या तो याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासी मुद्दा भी बन चुका है। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाती रही है और उसे कई और पार्टियों का भी इसमें साथ मिल रहा है। उसका कहना है, उसकी दलील है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून हो, सभी धर्म जाति के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, शादी तलाक प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए समान कानून हो, लागू होने पर सभी धर्मों के लोगों को इसे मानना होगा। फिलहाल अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं और ये जो बातें हैं, बीजेपी की दलीलें हैं, ये काफ़ी ज़ोरदार तरीके से बीजेपी पेश कर रही है। वैसे सतह पर ये बहुत मासूम और वैध मांगें लगती हैं, लेकिन इन पर अत्यधिक जोर और हड़बड़ी भारत के उस बहुसांस्कृतिक जीवन के ताने बाने पर चोट भी कर सकती है जो हमारी खूबी और खासियत है। ऐसा नहीं कि इसका असर सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों पर पड़ेगा। हिंदू समाज के भीतर भी कई रीति रिवाज इसकी जद में आएंगे। आदिवासी और दलित समुदायों के भीतर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड ज्यादा समस्याएं खड़ी करेगा। शायद ये वजह भी है कि साल 2018 में भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी नहीं है। सांस्कृतिक विविधता से एक हद से आगे समझौता नहीं होना चाहिए। मौजूदा पर्सनल कानूनों में बेशक संशोधन होने चाहिए ताकि उनमें मौजूद भेदभाव खत्म किए जा सकें। विधि आयोग ने शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल किए जाने का भी सुझाव दिया था। विवाह और तलाक के नियम भी एक करने की बात कही थी। एक अहम सुझाव यह था कि निकाहनामे में बहुविवाह का साफ साफ अपराध की तरह उल्लेख हो। तो ऐसा नहीं है कि कॉमन सिविल कोड की भारतीय संविधान में चर्चा नहीं है। भारतीय संविधान में जबरदस्त चर्चा इसे लेकर हुई और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो काफी बहस हुई विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर, और संविधान इसका विरोधी भी नहीं है। उल्टे ये माना गया है कि कॉमन सिविल कोड एक आदर्श है जहां तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। यानी इन पर अमल जरूरी नहीं है, लेकिन देर सवेर अमल हो सके तो अच्छा है और इस तरह से आगे देश को बढ़ना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कहा गया है। लेकिन यह आदर्श नागरिक समाज की निशानी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है। लेकिन यह भी कहा गया है कि जब तक हालात ऐसे नहीं बनते इसे थोपा नहीं जा सकता। तो ये पूरा मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसे लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा मौजूद हैं। फैजान साहब, आपका स्वागत है। एक बार फिर समान नागरिक संहिता का ये मुद्दा आया है सुप्रीम कोर्ट में। आज इस पर एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड और गुजरात ने जो कमेटी बनाई है इस पर विचार के लिए उन्हें रोका जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो समान नागरिक संहिता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना जरूरी है, क्या इसको लागू करने का वक्त आ चुका है? सुशील, मैं इस पे पहले लिख चुका हूं, आपको मालूम है। मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये अनाउंस किया था कि वो एक कमेटी बनाएंगे, उसका स्वागत किया था और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था। अब चक्कर यह है कि वो चुनाव जीत गए। उस चुनाव के जीतने में इस वादे ने कितना अहम रोल अदा किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपको मालूम है
कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में कई मीडिया चैनल्स कह रहे थे कि बड़ी जबरदस्त फाइट है और अखिलेश यादव सरकार बनाने की स्थिति में है, वहां योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी और यूपी में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा नहीं किया था। अभी फिर गुजरात के चुनावों में इस तरह का वादा हुआ और अब मैं सुन रहा हूं कि शायद कर्नाटका में और हरियाणा में या हो सकता है मध्य प्रदेश में भी इस तरह के वादे हों। तो लगता है कि ये लव जिहाद के लॉस की तरह जैसे चंद राज्यों ने बनाए, उस डगर पर हम जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मुझे साल हो गए देश का संविधान पढ़ाते हुए। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल वही है जो मैं लिख चुका हूं इंडियन एक्सप्रेस में, और मैंने कहा था कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो इस तरह की कमेटी बनाएं। लेकिन देखिए, मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 44 का सुशील जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 5 है। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यह है कि देश के राज्य और केंद्र यानी संसद, ये दोनों उन विषयों पे कानून बना सकते हैं। इसका मतलब ये मुमकिन है कि देश में 25-26 अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएं। उसकी तरफ इशारा है। अगर 25 यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गई तो सुशील, क्या उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा? यह है संवैधानिक मुद्दा। जो बात कही जा रही है अनुच्छेद 44 में, वो कही जा रही है कि राज्य प्रयत्न करेगा, इंडेवर करेगा। राज्य की परिभाषा क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के चैप्टर में वही जो पार्ट 3 में है, मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में। उसमें राज्य की डेफिनेशन में म्युनिसिपल बोर्ड भी है और राज्य सरकारें भी हैं। तो क्या कोई म्युनिसिपल बोर्ड सुशील यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता है? क्योंकि वो राज्य है। राज्य उसको परिभाषित किया गया है इसलिए कि उसके विरुद्ध लोग मौलिक अधिकार क्लेम कर पाए। आप देखिए कि अगर राज्यों के अलग अलग कानून हुए तो जो होमोजेनिटी हम लाना चाह रहे हैं वो पर्पस तो पूरी तरह फॉक हो गया। दूसरी चीज ये कि इसमें जो वर्ड आया, आपने कॉमन वर्ड यूज किया, लेकिन अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म शब्द है। यूनिफॉर्म और कॉमन में अंतर है सुशील। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि उस क्लास में जो लोग एक से हालात में हैं उनके लिए लॉ समान होगा, और कॉमन वो होगा कि सबके लिए समान होगा। तो यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। फिर सिविल क्या है? सिविल कोड ऑलरेडी है देश में, ये अंबेडकर कह चुके हैं संविधान सभा में। हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लॉ है वो एक है, सेल ऑफ गुड्स का एक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक है, पार्टनरशिप एक्ट एक है। देश के सिविल मामलात के सब कानून एक हैं, और उस पर अंबेडकर ने उन सब का नाम लिया जो मैंने नाम लिए संविधान सभा में, और कहा कि एक तरह की सिविल कोड तो है ही हमारे पास। अब बहुत कम मसले बचे हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड हैं कि वो किससे विवाह करता है, कैसे उसे तलाक होती है, अगर वो मरता है तो उसकी जायदाद का बंटवारा किस तरीके से होगा। इन मुद्दों पर क्योंकि मुगलों के जमाने से ये एक प्रथा चली आ रही थी कि मुगलों ने हिंदुओं का जो शास्त्रिक लॉ था उसमें इंटरफेयर नहीं किया, तो अंग्रेजों ने भी उस प्रथा को जारी रखा। लेकिन आज मैं ये भी लिख चुका हूं सुशील, जो पर्सनल लॉ चाहे हिंदुओं का हो, जाहिर है कि हिंदू कोड बिल जो है, यानी हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन और गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये भी हिंदू पर्सनल लॉ का हिस्सा है जिसको कोडिफाई कर दिया गया। इसी तरह मुसलमानों का लॉ है। मुसलमानों के लॉ में भी ये कहना कि उसमें कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ वो गलत होगा। शरीयत एक्ट 1937 का है, वक्फ एक्ट है, उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है कि एक मुसलमान बीवी कैसे तलाक हासिल करेगी, 1939 का। शाहबानों के फैसले के बाद 1986 में जो संसद ने डिवोर्स पर कानून बनाया वो पर्सनल लॉ का हिस्सा बन गया।
और अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने 3 तलाक को एक दंडनीय अपराध बनाने पे कानून बनाया, वो भी पर्सनल लॉ का हिस्सा हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पर्सनल लॉ में कुछ ना कुछ जो है लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स हर लॉ में है। ये बात सही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का काफी बड़ा हिस्सा अभी अनकोडिफाइड है, लेकिन क्या कोई लॉ अलग होने से खराब हो जाता है? मैं आज आपके दर्शकों को एनडीटीवी के नए साल की मुबारकबाद देते हुए बताना चाहता हूं कि विश्व में जो कुछ हो रहा है उसको भी हम देखें। लॉ, मैंने बार बार ये बात लिखी है, अलग अलग होना इतनी बुरी बात नहीं जितना अनजस्ट होना है। अगर आपके 3-4 लॉ भी हैं और वो सब लॉ संविधान के अनुरूप हैं, वो सारे लॉज जेंडर जस्टिस करते हैं, तो उनके अलग होने से फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है कि हिंदू कोड बिल जो है वो एक कानून के रूप में पास नहीं हो पाया, अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा और हिंदू कोड बिल के 3 हिस्से करने पड़े। इसी तरह अगर अलग लॉ हो और सब के सब लॉ जो हैं वो न्याय करते हों और न्याय संगत हों, क्योंकि लीगल प्लूरलिज्म, सुशील, पूरे विश्व में एक बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। दूसरा क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में जो सिविल जस्टिस सिस्टम है उसकी मौत हो रही है। अमेरिका में, इंग्लैंड में अब लोग अदालतों को में नहीं जाते, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, जैसे एडीआर कहते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। आप देखिए कि जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें वो लिखते हैं कि साहब इसमें आर्बिट्रेशन होगा, और उसमें लिखते हैं कि इसमें सिंगापुर का आर्बिट्रेशन लॉ लगेगा, इसमें जर्मनी का लॉ लगेगा। यानी हम देश के पूंजीपतियों को न सिर्फ अपने जज चुनने का अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि आर्बिट्रेटर पार्टीज अपॉइंट करती हैं, बल्कि किस कानून से वो गवर्न होंगे। और ज्यादातर ये सिंगापुर उसका हब है और लंदन उसका हब है और फ्रैंकफर्ट उसका हब है, वहां पे होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में कोई भी पर्सनल लॉ हमेशा हमेशा के लिए जो जेंडर जस्ट ना हो रह नहीं सकता। लेकिन क्या लॉ रिफॉर्म को चुनावों से जोड़ा जाए? मैं समझता हूं ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और लॉ रिफॉर्म एक अलग प्रक्रिया है। देखिए, मैंने ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की इस कमेटी के बनाने का स्वागत किया, लेकिन जैसी कमेटी बनी उसमें एक्सपर्ट्स नहीं थे, आपने उसमें ब्यूरोक्रेट्स रख दिए। उसमें आपको एक्सपर्ट्स रखने चाहिए हर पर्सनल लॉ के, ताकि वो एक ड्राफ्ट बना पाए। मैंने स्वागत इसलिए किया था कि आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती रही, ब्लूप्रिंट कोई पेश नहीं आया कि क्या होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड जी। तो ये ब्लूप्रिंट लाने के लिए अगर कमेटी बनी, देखिए हिंदू लॉ रिफॉर्म कमेटी 1941 में बनी और हिंदू कोड बिल पास हो रहा है 1955 में, 14 साल लगे, और 14 साल बाद भी पूरी तरह रिफॉर्म नहीं हो पाया। 2005 में हम पहली बार हिंदू बेटियों को कोपार्सनर बना पाए। और आज भी हिंदू लॉ में, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी। लेकिन देश की सारी कम्युनिटीज को यह मानना होगा कि अल्टीमेटली संविधान सर्वोपरि है जी। और कोई भी, किसी का भी कानून जो कि संविधान के विपरीत है, उसके लिए एक लोकतंत्र में और एक संवैधानिक व्यवस्था में शायद जगह नहीं होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून अनजस्ट नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या ये गुंजाइश नहीं है कि केंद्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए और इसमें जो विविधताएं हैं इस देश की उसका ख्याल रखा जाए और अनजस्ट ना हो, और सभी राज्य अलग अलग बनाने के बजाय एक केंद्रीय कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल करें? क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या नुकसान होगा और फायदे क्या होंगे? देखिए, अगर आप आर्टिकल 44 के तहत बनाएंगे तो केंद्र बनाएगा उसे, इसलिए किसी राज्य को, उसी अनुच्छेद 44 में मैंने 2 शब्दों की आपको व्याख्या दी, स्टेट की और यूनिफॉर्म की, उसमें एक और शब्द आया है कॉमन, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी उत्तराखंड को यह अधिकार कैसे मिल सकता है कि वो कोई लॉ बना दें गुजरात के लिए या मध्य प्रदेश के लिए? तो अगर ऐसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी है
जो राज्य की सीमाओं के बाहर और पूरे देश पर लागू हो, तो वो अधिकार किसी राज्य की विधानसभा को नहीं होगा, वो अधिकार संसद को होगा। देखिए, यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल आर्टिकल 44 की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि क्या सरकार कमेटी बना सकती। मुझे इससे बड़ा एतराज है और मैं पुरजोर इसका विरोध करना चाहता हूं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय का समय इस तरीके की PILs पर वेस्ट किया जाए। किसी भी सरकार को कोई भी कमेटी बनाने का अधिकार है। आप कमेटी के बनाने पर सुप्रीम कोर्ट गए, आपने पिटीशन दी, उसका जवाब दिया जाए, जजेस उसको पढ़ के आए, इसमें बहुत बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। लोग न्याय पाने के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के फोरम का इस्तेमाल आइडियोलॉजिकल बैटल्स और इलेक्टोरल बैटल्स लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार किसी भी चीज पे कमेटी बना सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये तो साफ पावर दी हुई है कि राज्य मैरिज के मामले में, डिवोर्स के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में कानून अलग बना सकते हैं संसद के। जिस चीज पर राज्य की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होगा, राज्य की कार्यपालिका को और मुख्यमंत्री और सरकार को उस पर कमेटी बनाने का अधिकार होगा। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल PIL गलत थी और इस तरीके की PILs फाइल नहीं होनी चाहिए। और जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, वो यूनिफॉर्म तभी हो सकती है जब संसद उसको बनाए। और जब बीजेपी के पास बहुमत है संसद में और बीजेपी की ही राज्य सरकारें हैं, तो पार्टी के लेवल पर, जबकि उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड पे रही है, ये राज्य के लेवल पे क्यों बैटल हो रही है? केंद्र में ही बना दिया जाए अगर बनानी है, अगर बनाना इंटेंशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, विस्तार से इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इसके अलग अलग पहलुओं को बारीकी में समझाने के लिए। तो देखना होगा कि क्या केंद्रीय स्तर पर इस तरह की कोई पहल सामने आती है, और आती है तो कब, क्योंकि अलग अलग राज्य बीजेपी के इस पर पहल अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। गुजरात और उत्तराखंड कमेटी बना चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी क्यों लिखी। दिल्ली में MCD के चुनाव तो हो गए, आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आ गई, लेकिन अभी तक शपथ लेने और मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आप के बीच रस्साकशी चल रही है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वो बैठक में आएं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और राजधानी के प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की पेचीदगियों में जाने आप लगे हैं। स्पष्टता के लिए मैं आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जहां हम इन मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकें। अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन उसके बाद आपने विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते मिलने में असमर्थता जताई। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में संघर्ष मुक्त गवर्नेंस और जनहित के लिए ऐसी बैठक फिर शुरू होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें, लगातार उपराज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से MCD में उन्होंने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की, उसके बाद जब सबसे पहले उन्हें शपथ दिलाई जाने लगी, तो इन तमाम चीज़ों पर आम आदमी पार्टी को आपत्ति थी। यही वजह है कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उस दिन MCD के सदन में जमकर धक्का मुक्की हुई, आपस में एक तरह की टकराहट हुई और बहुत ही खराब तस्वीरें बाहर आईं, जो बता रही थी कि कितना ज़्यादा MCD के अंदर इस वक्त आपसी संघर्ष है बीजेपी और आपके बीच। तो मेयर चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बाद सियासत दिल्ली में गरमाई हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन में लगे हुए हैं। आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कई प्लेकार्ड भी लगा रखे थे, जिनमें केजरीवाल से इस्तीफे की भी मांग थी
और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस ने ले लिया। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी के कई नेता भी इनमें शामिल रहे। उधर आम आदमी पार्टी ने भी आज बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उन पर एमसीडी के नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा जो हैं वो क्या कह रहे हैं जब वो केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आइए सुनते हैं। जब तक केजरीवाल अपने गुंडे निगम पार्षदों को नहीं बर्खास्त करेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा गया? ऐसा एमसीडी के सदन में कभी नहीं हुआ कि हमारे एमसीडी महिला निगम पार्षदों को मारा गया। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे गुंडे निगम पार्षद उनको बर्खास्त करना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर एमसीडी के मेयर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजी मिलकर संविधान की हत्या कर रहे हैं? देखिए, गुंडागर्दी करके और बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। दिल्ली के लोगों ने मैंडेट आम आदमी पार्टी को दिया है। अब बेईमानी करके आप प्रोटेम स्पीकर बना लें, बेईमानी करके एल्डरमैन को कहें कि वो वोट डाल लेंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये बेईमानी है। और कल हमने दिखाया कि किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया गया है, जो कि मुझे लगता है कि एलडी जिस नैतिकता की बात करते हैं उसके खिलाफ है। दिल्ली में नए साल की रात हुए कंझावला केस में आज 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की दिल्ली पुलिस ने मांग की। पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि एक अन्य आरोपी आशुतोष की भूमिका अलग है। वो उस आरोपी का हैंडलर है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसकी जमानत पर कल सुनवाई होनी है। पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी कई दलीलें रखी। कहा कि रूट काफी बड़ा था जिस रूट पर यह गाड़ी चली उस रात, और इस रूट के 6 सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए हैं। जो आरोपी हैं वो हादसे के 2 मिनट बाद आगे जाकर गाड़ी से उतरे थे। उन्होंने लड़की को गाड़ी के नीचे देखा। इसके बावजूद वो गाड़ी चलाते रहे। उन्हें पता था गाड़ी में नीचे एक लड़की फंसी हुई है। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में ये आरोपी दिखे थे। पुलिस ने कहा है कि हमने पूरी टाइमलाइन बना ली है। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। एक और गवाह इस मामले में मिला है और फेस रिकॉग्निशन से सीसीटीवी से चेहरों की भी पहचान की जा रही है ताकि सबूत और पुख्ता हो सकें। पीरागढ़ी में जहां इन आरोपियों ने खाना खाया वहां उनके साथ कुल 5 लोग थे। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर चाकू से हमले की कोशिश हुई। सुनील नाम का यह शख्स इस हमले में बाल बाल बच गया। पीड़ित अपनी एक बाइक लेकर एक जगह पर रुका हुआ था और रुकते ही उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया, लेकिन समय रहते वो बड़ी तेजी से बाइक लेकर आगे निकल गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हमले की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले में समीर नाम के एक आरोपी की तलाश कर रही है। और ब्रेक के बाद देखेंगे जोशीमठ के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों और जमीन में दरारों का जो मामला है वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार किया और कहा कि मंगलवार को मेंशनिंग लिस्ट में केस को शामिल किया जाए और उसके बाद इस पर सुनवाई पर विचार किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। आज भारत सरकार की भी 2 और टीमें यहां पहुंच रही हैं। सभी निर्माण कार्यों पर यहां पहले ही रोक लगा दी गई है। इस संकट पर कल प्रधानमंत्री कार्यालय में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें
केंद्र सरकार के कई आला अधिकारी, एनडीएमए के अधिकारी और उत्तराखंड सरकार के अधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने केंद्र के अधिकारियों को इस मामले में जो ताज़ा हालात हैं उनकी जानकारी दी। एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें इन दिनों जोशीमठ में हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी भी तरह की आपदा में वो कार्रवाई कर सकें, लोगों को राहत पहुंचा सकें। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर अब धीरे धीरे कर भेजा जा रहा है। 600 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जोशीमठ में जो दरक चुके हैं, जिनमें दरारें आ गई हैं बड़ी बड़ी और वो रहने लायक नहीं रह गए हैं। वहां के लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस मसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए। जो कारण हैं जोशीमठ के सिंक करने के, जिसके सब लोगों में चर्चा है, उन कारणों में एनटीपीसी की टनल और दूसरे जो 4 धाम यात्रा के निर्माण कार्य इत्यादि हैं, उन सब पर रोक लगाई जाए। जोशीमठ में जो हुआ उसके लिए अगर मौजूदा सरकार पर हरीश रावत जिम्मेदारी डालते हैं तो खुद उन पर भी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी आती है, क्योंकि ये परियोजना उनके ही दौर में शुरू हुई, तब कांग्रेस की सरकार थी। उनके दौर में भी इस तरह के निर्माणों को, अंधाधुंध निर्माणों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और तब सरकार में रहते हुए उन्होंने इस पर कोई खास प्रयत्न नहीं किए। अब वो कह रहे हैं नया जोशीमठ बसाया जाए, लेकिन नया जोशीमठ आप बसाएंगे कहाँ? इतने सारे हजारों घर कहाँ बसेंगे पहाड़ में? कैसी ऐसी ढलान आपके पास है जहां आप इसको बसा सकते हैं? तो ये सब इसलिए हुआ कि सरकारें समय पर नहीं जागी और नतीजा ये हुआ कि जोशीमठ जो दरक रहा है वो आज सामने आया और कई और पहाड़ी ढलानों पर बसे कस्बों की स्थिति ऐसी ही आगे भी हो सकती है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे इंदौर, जहां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जयशंकर, we also welcome मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा और इसमें 70 देशों के 3800 प्रवासी भारतीय शामिल हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बड़ी तारीफ की और कहा कि दुनिया में भारत की पहचान आपसे है। विदेशी धरती पर आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। पिछले कुछ सालों में आपने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत अब टॉप 5 इकोनॉमी, मतलब विश्व की 5 शीर्ष इकोनॉमी में शामिल है। वैश्विक मंच पर भारत की बात के अब मायने समझे जाते हैं। भारत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। दुनिया में भारत के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। G20 जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन है जिसमें भारत को 1 साल के लिए अध्यक्षता मिली हुई है। भारत के पास स्किल कैपिटल बनने की शक्ति है, यानी हुनर का केंद्र, हुनर की राजधानी बनने की शक्ति है। मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया के विकास का भारत एक इंजन बन सकता है और आने वाले दिनों में भारत की ताकत और बढ़ेगी। हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को
विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। भारत के शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम में वापसी अभी टल सकती है। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के लिए चुने जाने के बावजूद बुमराह नहीं खेल पाएंगे। उन्हें पहले घरेलू मैच खेलने होंगे। पीठ की चोट की वजह से बुमराह काफी समय से टीम से बाहर हैं। इस मसले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रीका रॉय। वो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को वापस पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक 3 जनवरी दोबारा टीम की घोषणा की गई और बुमराह को शामिल किया गया था इस श्रृंखला के लिए। बोला गया कि सितंबर के महीने से वो टीम में नहीं है, अब बुमराह पूरी तरह से फिट है वापसी करने के लिए। तो सिलेक्टर्स चाहते थे, बीसीसीआई चाहता था कि इस श्रृंखला के दौरान बुमराह वापसी करे, लेकिन अभी कल से शुरू होने जा रहा है ओडीआई सीरीज और आज ही बीसीसीआई ने दोबारा ऐलान किया कि बुमराह इस टीम में नहीं होंगे और उनको टाइम दिया जाएगा अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को वापस पाने के लिए। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को उन्होंने लंबा कर दिया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई इस दौरान चाहता है कि जसप्रीत बुमराह कुछ दिन के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए अपना फॉर्म और कॉन्फिडेंस वापस आने के साथ साथ वो टीम में शामिल हो। इस साल के अंत में ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में ही और भारत के लिए बहुत ज़रूरी है जसप्रीत बुमराह का ठीक होना। जसप्रीत बुमराह अगर बोलिंग लय वापस आ जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस फैक्टर होगी। बुमराह पिछले वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम में शामिल नहीं थे और सेमीफाइनल में जाकर भारतीय टीम की बॉलिंग इम्पैक्टफुल नहीं रही और जैसे कि आपने देखा कि 10 विकेट से इंग्लैंड से हार गए। तो बुमराह का ठीक होना, बुमराह का भारतीय टीम में शामिल होना इस वक्त एक बहुत अहम चीज़ माना जा रहा है और सिलेक्टर्स चाह रहे हैं कि वो फुल्ली फिट यानी कि पूरी तरह फिटनेस वापस पाकर ही टीम में आए। ऐसा नहीं कि वापस आए दोबारा इंजर्ड हो जाए, क्योंकि उन्होंने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरान कुछ मैचेस खेलने की कोशिश किया था। उस दौरान दोबारा उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर फ्लेयर अप हुआ और वो टीम से बाहर चले गए। इस दौरान वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैबिलिटेशन कर रहे थे, लेकिन अब ये बहुत ही ताज्जुब की विषय है कि एक बार उनको टीम में शामिल करने के बाद बीसीसीआई मुकर गए, दोबारा उनको ड्रॉप कर दिया।